हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो। अब आज के इस वीडियो में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। तो क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक में हमें क्या क्या याद करना है, सीरीज़ को आज के इस वीडियो में हमें कंटिन्यू करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेटमेंट्स, कौन कौन से पैराग्राफ्स हमको याद करने हैं एज इट इज़। इसके ऊपर हमने बात करी थी अपने पिछले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10th बायोलॉजी का ये एक बेहतरीन चैप्टर है और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पैराग्राफ्स हैं इस चैप्टर के जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इतने ज़रूरी हैं कि आपको उनको एज इट इज़ लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है आज के हमारे इस वीडियो का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट से हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मार्किंग जो है अपनी शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम अपनी मार्किंग शुरू करें, आप सभी को पता है आपको क्या करना है। अरे फटाफट से अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाओ भाई। एक बढ़िया सा हाइलाइटर पेन लेकर के बैठ जाओ, या अगर वो भी नहीं है तो एक पेंसिल लेकर के बैठ जाओ, ताकि आप किसी तरीके से एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को, इन पैराग्राफ्स को मार्क कर पाओ। ठीक है, चलो। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलनी है। और एनसीईआरटी बुक खोलने के बाद आपको सीधे आना है पेज नंबर 128 पर। जब आप पेज नंबर 128 पर आओगे, आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इस पैराग्राफ में आपको एग्जैक्टली कौन सा स्टेटमेंट या कौन से ऐसे लाइंस हैं जो आपको मार्क करने हैं, मार्क करके लर्न करना है, वो यहाँ पर आपके सामने है। आ जाओ, अपन शुरू करते हैं। बेटा इसी पैराग्राफ में आपको सबसे नीचे आना है, इस डब्बे के ऊपर। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको पूरा मार्क करते जाना है। If there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus useful for the survival of species over time. ये कई बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है बेटा। मैं आपको वही स्टेटमेंट्स और वही पैराग्राफ्स मार्क करवा रही हूँ और याद करने के लिए बोल रही हूँ, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं और बनते हैं और इस साल भी बनेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो याद करके चिपका देनी है, मतलब लिख देनी है, ताकि आपके नंबर जो हैं बिल्कुल भी ना कटें, फुल मार्क्स आपको मिलें। ठीक है, तो कई बार सवाल ये पूछा गया है कि भाई आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है, राइट। तो हम बोलते हैं कि भैया वेरिएशंस आते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू वेरिएशंस आते हैं और इसीलिए जो है ज़रूरी है। तो वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट सवाल ये बन जाता है। तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हो कि भैया देखो, ये देख लो, इसलिए जो है ना वेरिएशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेटा पैराग्राफ जो है आपको मार्क करना है और याद कर लेना है याद से। ठीक है, कि देख लो वेरिएशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं। क्यों, एग्जाम्पल आपके सामने है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ठीक है, जो एनसीईआरटी में वही लिख करके आओ, खेल खत्म। अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 129 पर। यहाँ पर बात हो रही है फिजन की। फिजन के पैराग्राफ में नीचे आ जाओ, अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, बट क्योंकि उसका जो शेप है वो इरेगुलर है, मतलब कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं अमीबा का, तो जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन से हो जाता है उसकी बॉडी में। ठीक है, फिर और नीचे आओ, इन लैशमेनिया विच कॉजेज काला अजर हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। लैशमेनिया भी क्या है बेटा, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट जो बाइनरी फिजन है वो XYZ किसी भी प्लेन से नहीं हो सकता उसमें। क्यों, क्योंकि उसके सेल के एक एंड पर
विप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही क्या हो सकता है, उसमें बाइनरी फिजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 130 पर आ जाओ। अब यहां पर आपको कहां से कहां तक मार्क करना है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स as we have seen are not simply a random collection of cells। कि आप बोलो कि भाई हमारे अंदर भी क्या हो जाए, रीजनरेशन से ही बच्चे पैदा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, ये PYQ है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकता रीजनरेशन से बच्चे पैदा। तो यहाँ पे वही लिखा जा रहा है कि भैया मेजॉरिटी आप बोल सकते हो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंपल रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल्स का। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। वी हैव, माना कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, पर वो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड है टिश्यूज में, टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गन्स में, जो कि हमारी बॉडी में डेफिनेट पोजीशंस पर रखे हुए हैं, प्रेजेंट है। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा उसी पेज पर, रीजनरेशन वाले टॉपिक पर। यहां पर आपको कहां से कहां तक मार्क करना है, यहां से रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल्स प्रोलिफरेट, मतलब प्रोलिफरेट का मतलब होता है बेटा डिवाइड होना या मल्टीप्लाई करना, एंड मेक्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स जो है दे अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। These changes takes place in an organized sequence referred to as development। ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया है, पेज नंबर 131। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है भाई। रीजनरेशन, देखो दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें रीजनरेशन के थ्रू जो है या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है या सेल बाय सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो ये पैराग्राफ उसका आंसर करेगा। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या होता है रीजनरेशन में कि लॉस्ट बॉडी पार्ट्स रीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर NCERT बुक ने ये आंसर लिखा हुआ है कि भैया स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स का मास बन जाता है। फिर वो जो नए सेल्स का मास बना है, उस मास में जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ठीक है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ओके, चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर पे 131 पर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है कि भाई अरे क्यों करते हैं ये। तो आंसर NCERT बुक में लिखा हुआ है, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जनरली हमें लगता है कि हाँ भाई जो बीज हैं वो बो दो, प्लांट्स जो हैं उग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स पैदा होते हैं उनमें फूल और फल जल्दी आते हैं। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds। तो क्या फ़ायदे होते हैं ये यहाँ पर NCERT बुक में mentioned है। ठीक है, ओके बेटा यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लेना कि another advantage is that all the plants produce क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं to have all its कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर रिटेन्ड। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो भी मार्क कर लेना। तो यहाँ पर आपके एडवांटेजेस हो गए VP के। अब हम बात करते हैं अपने अगले पेज नंबर पे 132 पेज नंबर पर। टिश्यू कल्चर का ये डब्बा दिया हुआ है, इसको आपको आंख बंद करके नहीं मतलब आंख खोल करके जो है पूरा का पूरा याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ स्पोर फॉर्मेशन में। सवाल पूछा जा चुका है कि भैया जब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, जब हम बात करते हैं राइजोपस की, ब्रेड मोल्ड की, तो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। तो जवाब मिलना चाहिए आपको। हाइफे जो ब्रेड मोल्ड पर होते हैं दे आर द नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं, कौन, हाइफे ब्रेड मोल्ड के। ऑन द अदर हैंड जो टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। द ब्लॉब्स आर कॉल्ड स्पोरेंजिया एंड विच कंटेन सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। तो स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स आप बोल सकते हो कि ब्रेड मोल्ड में या राइजोपस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। हाइफे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे।
सवाल आ चुका है, जवाब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज नंबर 134 पर हम सभी आ जाएंगे। 134 पर आपको कहाँ से कहाँ तक जो है मार्क करना है। सबसे पहले, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट the two germ cells are not very different from one another or maybe even similar, but as the body design is more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large, contains the food stores, while the other is similar and likely to be motile. Conveniently, the motile germ cell is called male gamete and the germ cell containing the stored food is called female gamete. मतलब कि यहाँ पर आपसे बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि जरा बताइए कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में अलग अलग कैसे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है। भाई राजकुमारी बैठी रहती है, राजकुमार आता है, राजकुमार मतलब कि मेल गैमेट, राजकुमारी मतलब कि फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट नहीं चलता है, नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट जो है वो आप बोल सकते हो कि मोटाइल है, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, जो अपने अंदर फूड को स्टोर करेगा, मतलब जो फीमेल गैमेट है वो बेसिकली अपने अंदर क्या करता है बेटा, फूड को स्टोर करता है, मेल गैमेट नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो मेल गैमेट है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होता है। तो ये तीन डिफरेंसेस एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से आपके सामने आ चुके हैं। मेल गैमेट साइज में छोटा मतलब स्मॉलर, फीमेल गैमेट बड़ा, मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। मेल गैमेट कोई फूड रिजर्व, मतलब उसके पास कोई रिजर्व फूड नहीं होता, वहीं जो फीमेल गैमेट है वो बेसिकली फूड को जो है रिजर्व करता है। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पेज, मतलब उसी पेज में आना है आपको, नेक्स्ट पैराग्राफ पर। बेटा यहाँ पर ना आपको बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये एक नंबर का सवाल बन सकता है, बनता भी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम मतलब एग्जाम्पल दीजिए, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, तो मस्त हिबिस्कस इसको अपन याद कर सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 135 पर। यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है। Does the pollen needs, इस डायग्राम के बिल्कुल बगल में है, the pollen needs to be transferred from stamen to the stigma। बेसिकली यहाँ पर आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन्स का। ऑन दी अदर हैंड, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। फिर अब ये बोला जाता है कि चलो पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आफ्टर द पॉलिनेशन, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। फॉर दिस ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। मतलब कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ, सुटेबल स्टिग्मा के ऊपर, वो जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब वहां से निकलेगी जो ओवरी तक जाएगी थ्रू स्टाइल, ठीक है। ये देखो जर्मिनेशन ऑफ पोलन on the stigma। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, the ovule develops a tough coat and is gradually converted into seed। कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हो कि एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओव्यूल के अराउंड टफ कोट डेवलप हो जाता है, ओव्यूल खुद कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी भी ग्रो करती है रेपिडली और पकती है और क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। बाकी पेटल्स, स्टेमेंस, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब जो है सूख करके झड़ जाते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मतलब क्या क्या होता है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आपको एज इट इज लर्न करके लिख देना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेज नंबर 136। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला पैराग्राफ है, एक सवाल बहुत कॉमन है सीबीएसई का कि प्यूबर्टी के टाइम पर मेल एंड फीमेल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ कॉमन चेंजेस जो है ना देखने को मिलते हैं। वो कॉमन चेंजेस क्या होते हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कहीं और से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। Some of these changes are common to both boys and girls. We begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits, genital area between thighs, which can also become darker in color। मतलब जो thighs के बीच का जो जगह होती है बेटा, उसका जो स्किन कलर है वो चेंज हो सकता है, डार्क हो सकता है। थिनर हेयर जो है हाथों और पाँव पे भी डेवलप होने लग जाते हैं और फेस पर भी। The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर लड़के और लड़कियों दोनों में होते हैं। तो कॉमन चेंजेस अगर पूछे जाएंगे तो आप यही लिख करके आएंगे। फिर उसके बाद में
गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर गिवन है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स, निपल्स मतलब कि जो ब्रेस्ट के टिप पर पाए जाते हैं उनकी जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, पीरियड शुरू हो जाएंगे। बॉयज में क्या क्या होता है, दे बिकम मतलब उनमें जो है ना थिक हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी फेस में, मतलब वही दाढ़ी मूछ आ जाएगी, वॉइस उनकी क्रैक करेगी। फर्दर पीनस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट ईदर इन डे ड्रीम्स, या फिर आप बोल सकते हो कि और एट नाइट। तो ये चेंजेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज नंबर पे आ जाओ बेटा 137। यहाँ पर आपको आना है इस डायग्राम के सामने। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेमाइनल वेसाइकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेक्रेशंस होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं। मतलब ये सवाल आता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल्स के सेक्रेशंस का क्या रोल होता है। तो ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसाइकल्स एड देयर सेक्रेशंस सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। तो कलेक्टिवली बताया गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल्स के जो सेक्रेशंस होते हैं वो किस तरीके से स्पर्म्स को मदद करते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। तो ये आप लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट पेज आता है 138 पर। 138 पर बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एम्ब्रियो और प्लेजेंटा के बारे में दिया हुआ है। एक बहुत ही फेमस सवाल है सीबीएसई का कि भैया प्लेजेंटा के बारे में बताइए, या ये बताइए कि एम्ब्रियो जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो बेटा इसके लिए आपको प्लेजेंटा के बारे में लिखना पड़ेगा। प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, प्लेजेंटा का फंक्शन वो डिफाइन करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को लर्न कर लो, फिर और कुछ भी याद करने की आपको प्लेजेंटा के बारे में जरूरत नहीं है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की वॉल में धसा हुआ रहता है। इट कंटेन्स विलाय। एम्ब्रियो साइड में ऑन द मदर साइड देयर आर ब्लड फिल्ड स्पेसेस जो कि विलाय को सराउंड करते हैं। दिस प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है, वेस्ट भी जनरेट करता है जो प्लेजेंटा से ही माँ के ब्लड में चले जाते हैं और वहां से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाओ कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये रखना चाहिए कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो कम से कम 1 दिन के लिए रहेगा, इसके बाद में वो निकल जाएगा। सो द लाइनिंग स्लोली, भाई अगर तो फर्टिलाइजेशन हुआ इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो कंसीव कर लेगी, प्लेजेंटा वगैरह जो है बन जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा, एग सेल जो होगा वो 1 दिन के लिए इंतजार करेगा, इसके बाद में वो मर जाएगा। उसके बाद में यूट्रस की जो लाइनिंग है बेटा वो क्या होगी, टूटेगी, वजाइना के थ्रू बाहर आएगा ब्लड एंड म्यूकस। और ये जो साइकिल है वो हर मंथ चलती है, रफली एवरी मंथ, एंड इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। एंड ये जो है एनसीईआरटी ने इसकी रेंज दी है कि जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो लड़कियों में 2 से लेकर के 8 दिन तक के बीच का रहता है। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर बेटा 139 पर। यहाँ पर देखो आपको दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शंस सच एज वॉट्स एंड HIV एड्स। मतलब कि यहाँ पर आपको जो है बैक्टीरियल और आप बोल सकते हो कि वायरल STDs के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सवाल आ गया कि वायरल STDs क्या हैं या बैक्टीरियल STDs के नाम लिखो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी पेज में और नीचे आ जाओ। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। बहुत फेमस क्वेश्चन है CBSE का कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो फीमेल्स में जो हार्मोनल बैलेंस है वही चेंज कर देते हैं। तो वो होते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और वो करते क्या हैं, वो बेसिकली एग्स को ही रिलीज नहीं होने देते हैं, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली, और इसलिए अपन को क्या बोलते हैं, ओरल पिल्स बोलते हैं। और इनके जाहिर सी बात है कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, फिर इसके बाद में एक सवाल ये भी पूछते हैं कि रेकलेस फीमेल फिटोसाइड से क्या हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि भैया चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। फिर इसके बाद में 2 फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के साइज को जो है ना आप बोल सकते हो डिटरमाइन करते हैं। एक फैक्टर होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं इस चैप्टर के, जो आपको एज इट इज मार्क करके लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर सवाल आ जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर। तो तब तक के लिए हाँ आप देखते रहिएगा डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, गुड डे।